नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ, जो कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा के चूक के मामले में आ रही है। आपको बता दें कि इसमें जांच कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट सौंपी है। सीधे तौर पर इसमें फिरोजपुर एसएसपी पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया गया है। पंजाब में पीएम की सुरक्षा चूक मामले में से जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आई है, जिसमें फिरोजपुर एसएसपी पर कार्रवाई ना करने का आरोप लगाया गया है। पंजाब में पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें जांच कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट सौंपी, जिसमें एसएसपी सीधे तौर पर फिरोजपुर एसएसपी अपनी जिम्मेदारी को निभाने में नाकामयाब साबित रहे, विफल साबित रहे। सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट में कहा गया, फिरोजपुर एसएसपी को पता था कि वहां पर लोग इकट्ठा हैं, फ्लाईओवर पर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसके बावजूद भी वो अपनी जिम्मेदारी निभाने में विफल साबित हुए। सीधे तौर पर यह कहा गया रिपोर्ट में, फिरोजपुर एसएसपी कानून व्यवस्था बनाए रखने में नाकाम साबित रहे। सुप्रीम कोर्ट में पुलिस को वीवीआईपी सुरक्षा को बेहतर ट्रेनिंग की जरूरत के जैसे सुझाव भी दिए गए। जांच कमेटी ने वीवीआईपी सुरक्षा को लेकर, प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर कई सुझाव भी सुप्रीम कोर्ट में दिए, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इन सभी सुझावों को वो केंद्र को भेजेंगे। फिरोजपुर एसएसपी कार्रवाई करने में नाकाम साबित रहे। सुप्रीम कोर्ट से सीधे तौर पर इस सुनवाई में ये सभी बातें निकलकर सामने आई। आपको बता दें कि पंजाब में प्रधानमंत्री की सुरक्षा के चूक मामले की जांच के लिए बनाई गई कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। पूर्व जस्टिस इंदु मल्होत्रा की अध्यक्षता में बनी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि रूट में परिवर्तन की सूचना को 2 घंटे पहले मिलने के बाद भी फिरोजपुर एसएसपी ने जरूरी कदम नहीं उठाए। पुलिस को वीवीआईपी सुरक्षा पर बेहतर ट्रेनिंग की जरूरत है। सीधे तौर पर यह पुलिस पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं, जिसमें पुलिस को ट्रेनिंग देने की बात भी कही गई है। उन्होंने कहा है कि वीवीआईपी सुरक्षा को लेकर पुलिस को बेहतर ट्रेनिंग की जरूरत है। कमेटी ने प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा मजबूत करने के लिए कई उपाय का सुझाव भी दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वह इन सुझाव को केंद्र सरकार को भी भेजेंगे, ताकि आगे से सावधानी बरती जा सके। आपको बता दें कि 5 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पंजाब के फिरोजपुर में दौरा था। भारी बारिश के कारण पीएम को सड़क मार्ग से जाना पड़ा, लेकिन इस दौरान हुसैनीवाला से 30 किलोमीटर दूर रास्ते में प्रदर्शनकारी मिल गए, जिस कारण उनका काफिला तकरीबन 20 मिनट तक असुरक्षित क्षेत्र में रुका रहा। जिस इलाके में पीएम मोदी का काफिला रुका था, वहां आतंकियों के अलावा हेरोइन तस्कर का गढ़ भी माना जाता है। पिछले साल सितंबर के महीने में इसी क्षेत्र में आतंकी वारदात को अंजाम दिया गया था, जिसको लेकर अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को दे दी है। आपको बता दें कि इसको लेकर गृह मंत्रालय ने कहा है कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम और ट्रैवल प्लान के बारे में पंजाब सरकार को पहले ही बता दिया गया था। उन्हें इससे जुड़े इंतजाम करने थे, जो कि नहीं किए गए। समय रहते इन सभी इंतजामों को किया जा सकता था, जो कि नहीं किया गया। प्रधानमंत्री का काफिला तकरीबन 20 मिनट तक उस फ्लाईओवर पर ही रुका रहा, जिसके बाद ये सभी बातें सामने निकल कर आ रही हैं, जिसमें गृह मंत्रालय ने कहा है कि जब यात्रा मार्ग बदल गया तो पंजाब सरकार को अतिरिक्त सुरक्षा तैनाती करनी थी, सुरक्षा ज्यादा से ज्यादा बढ़ा देनी थी, ज्यादा से ज्यादा पुलिस फोर्स लगा देनी थी, और इसको तुरंत ही संज्ञान में लेना था, क्योंकि 2 घंटे पहले ही उनको ये बता दिया गया था कि प्रधानमंत्री का काफिला बाय रूट आ रहा है। सड़क मार्ग से यात्रा सुरक्षित रहे, लेकिन जरूरी इंतजाम मौके पर नहीं किए गए थे, जिसको लेकर सीधे तौर पर फिरोजपुर एसएसपी पर कार्रवाई ना करने का इल्जाम लगा है। सीधे तौर पर उनको लगा है कि वह अपनी जिम्मेदारी निभाने में विफल साबित हुए हैं, अपनी जिम्मेदारी निभाने में नाकामयाब साबित हुए।
तो जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपी। आपको बता दें कि 5 जनवरी 2022 इस साल की शुरुआत में पंजाब में प्रधानमंत्री का दौरा था, फिरोजपुर में ये दौरा था, जिस दौरे के दौरान फ्लाईओवर पर ही पीएम की सुरक्षा की चूक हुई, जहां पर 20 मिनट तक फ्लाईओवर तक पर ही पीएम मोदी को रुकना पड़ा, जिसको लेकर अब सुप्रीम कोर्ट में जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। सीधे तौर पर ये सामने निकल कर आया कि फिरोजपुर में जो एसएसपी थे उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभाया, उनको 2 घंटे पहले ही इसकी सूचना दे दी गई थी। भारी बारिश के कारण प्रधानमंत्री के मार्ग में ये फैसला लेना पड़ा था, जिसमें सड़क मार्ग से उन्हें फिरोजपुर जाना पड़ा। इसको लेकर 2 घंटे पहले ही ये बात फिरोजपुर एसएसपी को दे दी गई थी, जिसको लेकर उनकी सुरक्षा के मामले में ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स और पुलिस बल मौके पर तैनात करना था, और फिरोजपुर एसएसपी इसको करने में नाकामयाब साबित रहे। इसको लेकर भी जांच कमेटी ने कई उपाय सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आगे से लापरवाही ना बरती जाए तो वहीं इन सभी फैसलों को वो केंद्र सरकार को भेजेंगे। इसको लेकर सीधे तौर पर यह बात भी निकलकर सामने आई। सुप्रीम कोर्ट में ये टिप्पणी भी की गई कि पुलिस को वीवीआईपी की सुरक्षा के मामले में एक बेहतर ट्रेनिंग की जरूरत है। तो बुलेटिन में अब बात कर लेते हैं बिहार और झारखंड में हुए ईडी और सीबीआई के छापे की। आपको बता दें कि इन छापों को लेकर लगातार राजनीतिक गलियारों में बातें उठ रही हैं। इनको लेकर कई राजनेताओं के बयान भी सामने आ रहे हैं। झारखंड में अवैध खनन मामले में ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के करीबी प्रेम प्रकाश को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि प्रेम प्रकाश मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके पारिवारिक मित्र अमित अग्रवाल के करीबी सहयोगी हैं। वहीं इससे पहले देर रात प्रेम प्रकाश के घर से ईडी ने 2 AK-47 और 60 कारतूस के साथ 2 मैगजीन बरामद की थी। हालांकि बाद में रांची पुलिस ने बताया कि दोनों AK-47 प्रेम प्रकाश की नहीं, बल्कि रात में उनके पास ठहरे 2 पुलिस कांस्टेबल की थी। बताया जा रहा है कि ईडी ने अवैध खनन और जबरन वसूली के मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा से पूछताछ के बाद कई ठिकानों पर छापेमारी की। झारखंड और बिहार के करीब 17 लोकेशन पर तलाशी अभियान जारी रहा। ईडी ने अवैध खनन मामले में सीएम हेमंत सोरेन के करीबी पंकज मिश्रा और उनके सहयोगी बच्चू यादव को गिरफ्तार किया था। दोनों से पूछताछ के आधार पर ईडी ने ये छापे मारे, जिसमें ईडी ने 8 जुलाई को मिश्रा और उनके सहयोगों के 19 ठिकानों पर छापेमारी की थी। आरोप है कि मिश्रा और बाकियों ने खनन माफियाओं से मोटी रकम लेकर उन्हें लाभ पहुंचाया और इस आपराधिक आय को गलत तरह से ठिकाने लगाया। ईडी ने जुलाई के छापों में 50 बैंक खातों में जमा 13.32 करोड़ रुपए जब्त किए थे, यानी कि 13 करोड़ 32 लाख रुपए जब्त किए गए थे। ईडी झारखंड अवैध खनन में वसूली करने गई 100 करोड़ के आपराधिक आय की जांच कर रही है। ईडी ने छापों के दौरान कई सबूत इकट्ठा किए हैं। इसके अलावा लोगों के बयान, डिजिटल सबूत और दस्तावेज भी जब्त किए गए हैं। इसके से पता चलता है कि जब्त की गई नकदी या बैंक बैलेंस अवैध खनन से प्राप्त किया गया है। ईडी साहिबगंज और आसपास बड़े पैमानों पर चल रहे अवैध खनन में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही है, और इस मामले में झारखंड में जो अवैध खनन मामले में ईडी ने कार्रवाई करते हुए प्रेम प्रकाश को गिरफ्तार कर लिया है। प्रेम प्रकाश मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के करीबी माने जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि वो मुख्यमंत्री उनके पारिवारिक मित्र अमित अग्रवाल के सहयोगी हैं, और ईडी ने अब इनको गिरफ्तार कर लिया है।
तो ईडी साहिबगंज और आसपास बड़े पैमाने पर चल रहे अवैध खनन में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही है और ईडी ने 50 बैंक खातों में जमा 13 करोड़ 32 लाख रुपए जब्त भी कर लिए हैं। आइए जानते हैं ईडी की कार्रवाई को, किस तरीके से सीबीआई और ईडी का भ्रष्टाचार पर यह प्रहार किया जा रहा है। झारखंड और बिहार में कई जगह छापेमारी की गई है और अब झारखंड से प्रेम प्रकाश को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। झारखंड के खनन घोटाले में 16 ठिकानों पर ईडी की रेड पड़ी है, जिसमें ईडी ने 16 ठिकानों पर रेड की है। बता दें कि सीएम हेमंत के करीबी प्रेम प्रकाश के रांची के ठिकानों पर भी छापा मारा गया। इसमें उसके बाद ही उनकी गिरफ्तारी की गई। पहले ईडी ने उनके सभी ठिकानों पर छापा मारा। प्रेम प्रकाश के घर तिजोरी से 2 AK-47 और उसके साथ साथ 60 कारतूस बरामद किए गए थे। प्रेम प्रकाश के 11 ठिकानों पर ईडी ने और रेड मारी थी। झारखंड में ईडी लगातार अभी भी मनी लॉन्ड्रिंग मामले को लेकर जांच कर रही है, जहां प्रेम प्रकाश के कई सीए के घर भी ईडी का छापा पड़ा। प्रेम प्रकाश से इससे पहले भी पूछताछ ईडी कर चुकी है। आपको बता दें कि ईडी इससे पहले भी प्रेम प्रकाश से पूछताछ कर चुकी है, जिसके बाद अब उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। अंडा सप्लायर कैसे बने और सत्ता का पावर ब्रेकर, आइए समझते हैं इन सभी मूल का कौन है आखिर प्रेम प्रकाश। मूल रूप से सासाराम के निवासी हैं प्रेम प्रकाश, जिसमें झारखंड के पूर्व मुख्य सचिव स्तर के अधिकारियों से संबंध थे उनके। आपको बता दें कि कई IAS अफसरों से संपर्क में वो आए, फिर सीएम तक पहुंच उनकी बन गई थी। इसमें नेपाल में भी कई कारोबार और होटल प्रेम प्रकाश के बताए जाते हैं। उनके कई कारोबार भारत से बाहर नेपाल में भी हैं और कई होटल भी हैं, जिसको लेकर अब ईडी सभी ठिकानों पर छापेमारी कर रही है और उनकी गिरफ्तारी कर चुकी है। धोनी के घर के नज़दीक एक आलीशान बंगला बनवाने वाले प्रेम प्रकाश आखिर कितने बड़े कारोबारी और उनका कारोबार कितना फैला हुआ है, इसको लेकर रेड की जा रही है। आपको बता दें कि प्रेम प्रकाश जो कि धोनी के घर के पास उन्होंने एक आलीशान बंगला बनाया हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक लालू के घर से मोबाइल चोरी का आरोप लगा था। अब बात कर लेते हैं बिहार में ईडी और सीबीआई के छापों की, जहां लालू के गार्ड ने आपको बता दें कि प्रेम प्रकाश को मनी लॉन्ड्रिंग की जांच में अब गिरफ्तार कर लिया गया है। अवैध खनन में मनी लॉन्ड्रिंग की ईडी जांच कर रही है, जिसको लेकर उनकी गिरफ्तारी हो गई है। झारखंड में अवैध खनन मामले में ईडी ने ये बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के करीबी प्रेम प्रकाश को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसमें बताया जा रहा है कि प्रेम प्रकाश मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके पारिवारिक मित्र अमित अग्रवाल के करीबी हैं। वहीं इनसे पहले देर रात प्रेम प्रकाश के घर ईडी ने 2 AK-47 के साथ 60 कारतूस और 2 मैगजीन बरामद की थी। सीधे तौर पर ये बात निकल के सामने आई, जो उन प्रेम प्रकाश के घर से 2 AK-47 पुलिस को बरामद हुई थी, वो पुलिस कांस्टेबल की थी, जो बीती रात वहां पर ठहरे हुए थे। इसको लेकर अब कई बातें निकलकर सामने आई, जिसमें इस मामले में ईडी ने अवैध खनन और जबरन वसूली के मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा से पूछताछ के बाद कई ठिकानों पर छापेमारी की। प्रेम प्रकाश ये वही प्रेम प्रकाश हैं जिनके नेपाल में भी कई कारोबार हैं और कई होटल हैं। धोनी के घर के पास ही उन्हें एक आलीशान मकान, आलीशान फ्लैट भी बना रखा है, जिसको लेकर अब उनके सभी ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। झारखंड और बिहार के करीब 17 लोकेशन पर तलाशी अभियान किया गया। ईडी ने अवैध खनन मामले में सीएम हेमंत सोरेन के करीबी पंकज मिश्रा
उसके सहयोगी बच्चू यादव को गिरफ्तार किया था। दोनों से पूछताछ के आधार पर ईडी ने विकास के यहाँ छापेमारी की और उनके ठिकानों पर छापेमारी की। अब बात कर लेते हैं सीबीआई और ईडी के भ्रष्टाचार पर प्रहार की, जहां बिहार के इन नेताओं के खिलाफ लगातार एक्शन चल रहा है और विपक्ष पर यह पूरा नारा दिया जा रहा है। आपको बता दें कि अशफाक करीम जो कि सांसद हैं आरजेडी के, आप उसके बाद फयाज अहमद जो कि आरजेडी के ही सांसद हैं बिहार में, इन सभी के ऊपर ईडी की गाजगिरी हुई है और सीबीआई का छापा चल रहा है, जिसको लेकर सुनील सिंह एमएलसी आरजेडी के एमएलसी हैं, जिसको लेकर बीते दिन आपने एक वीडियो भी देखी होगी जिसमें खुद सुनील सिंह की पत्नी और उनके बेटे घर के ऊपर दिखाई दे रहे थे और सीधे तौर पर केंद्र सरकार पर इस बात को लेकर इल्जाम लगा रहे थे। आपको बता दें कि सुबोध राय जो कि एमएलसी हैं आरजेडी के, इन सभी पर ईडी और सीबीआई की गाजगिरी हुई है। पुराने मामले को लेकर इन सभी के घरों पर जांच चल रही है। नौकरी के बदले इस जमीन घोटाले में सीबीआई ने इन सभी पर छापा मारा है। सीधे तौर पर यह छापा नौकरी के बदले जमीन लेने के ऊपर मारा गया है। बिहार समेत दिल्ली और हरियाणा के 25 ठिकानों पर छापेमारी की गई है। बिहार में भी और दिल्ली में भी और गुरुग्राम हरियाणा में भी 25 ठिकानों पर छापेमारी की गई है, जिसमें आरजेडी के 4 बड़े नेताओं के घर सीबीआई की टीम पहुंची, जिसके बाद बिहार के राजनीतिक गलियारों में कई तरह के हलचल पैदा हो गई, कई तरह के बयान सामने आने लगे, जिसमें तेजस्वी की संपत्ति की जांच के लिए उनसे जुड़े ठिकानों पर भी सीबीआई पहुंची, जिसको लेकर खुद तेजस्वी यादव का बयान भी सामने आया। नौकरी के बदले जमीन मामले में बिहार में तीसरी बार सीबीआई ने छापा मारा है। आपको बता दें कि नौकरी दिलाने के बदले जमीन घोटाले मामले को लेकर सीबीआई ने तीसरी बार बिहार में छापा मारा है। इसके साथ साथ इस मामले में आरजेडी के पूर्व विधायक भोला यादव की गिरफ्तारी हो चुकी है। इस मामले में आरजेडी के पूर्व विधायक भोला यादव गिरफ्तार हो चुके हैं, जिसको लेकर साल 2004 से 2009 के बीच का ये मामला बताया जा रहा है। आखिर क्या नौकरी के बदले जमीन घोटाला, इस मामले पूरा मामला क्या है और कब से शुरू हुआ, इसको लेकर ये बातें निकलकर सामने आई। लालू यादव उस वक्त रेल मंत्री थे जिस वक्त ये जमीन नौकरी के बदले जमीन लेने का खेल रचा गया। लालू यादव के खास लोगों पर नौकरी दिलाने के बहाने जमीन का सौदा करने का आरोप लगा। 2004 से 2009 के बीच इस खेल को खेला गया, जहां सैकड़ों लोगों ने रेलवे में नौकरी के लिए लालू यादव, उनके परिवार और उनके करीबियों के नाम जमीन कर दी। नौकरी के लिए लोगों ने उनके परिवार और उनके नाम जमीन कर दी। कई लोगों ने लालू के करीबियों के नाम की जमीन और उसके बाद भी उनको नौकरी नहीं मिली। आपको बता दें कि कई लोगों ने लालू के करीबियों पर के नाम जमीन कर दी, उसके बावजूद भी उनको नौकरी नहीं मिली और सामने निकलकर बात आई, जहां साल 2008 से 2009 में लालू, राबड़ी देवी और उनकी बेटी मीसा भारती और हेमा यादव को नामजद किया गया था। इस मामले में उन सभी लोगों को नामजद किया गया था। सीबीआई ने 23 सितंबर 2021 को सबसे पहले एफआईआर दर्ज की थी। तो झारखंड समेत बिहार में ईडी और सीबीआई लगातार छापेमारी कर रही है। बिहार में नौकरी के बदले जमीन लेने के आरोप में कई ठिकानों पर सीबीआई ने छापेमारी की और झारखंड में प्रेम प्रकाश को गिरफ्तार कर लिया गया।
बुलेटिन में बात कर लेते हैं कर्नाटक में हुए भीषण सड़क हादसे की। आपको बता दें कि इस हादसे में एक जीप और ट्रक की टक्कर हुई। इस हादसे में 9 मजदूरों की मौत हो गई तो वहीं 13 मजदूर घायल हो गए। कर्नाटक से गुरुवार सुबह भीषण सड़क हादसे की खबर सामने आई, जहां एक जीप की ट्रक से जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में 9 मजदूरों की मौत हो गई और 13 लोग घायल हो गए। यह हादसा तुमकुर जिले में नेशनल हाईवे पर के सिरा के पास हुआ, जहां दुर्घटना में शिकार हुए सभी जीप सवार दैनिक वेतनभोगी मजदूर थे। यह बेंगलोर की ओर जा रहे थे। मृतकों में 3 बच्चे शामिल हैं। जहां घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और राहत कर्मी मौके पर पहुंचे और हताहतों को अस्पताल भेजने का काम किया गया। तो वहीं एसपी राहुल कुमार भी मौके पर पहुंच गए। जानकारी के मुताबिक मजदूरों से भरे टेम्पो टैक्सी जीप ट्रक से टकराने से यह हादसा हुआ। सूत्रों ने बताया कि जीप में 24 लोग सवार थे। इनमें से कई बच्चे भी शामिल थे। कर्नाटक के गृह मंत्री और तुमकुर जिले के प्रभारी मंत्री आरागा ज्ञानेंद्र ने बताया कि उन्होंने जिला उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक से बात की है। पीड़ितों को तत्काल मदद पहुंचाने और घायलों का समुचित इलाज कराने के निर्देश दे दिए गए हैं। इस हादसे में 9 मजदूरों की मौत हुई है और 13 मजदूर घायल हैं, जिनका अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर की, जहां जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों के जवानों ने एक और घुसपैठ की घटना को नाकाम कर दिया है। बता दें कि जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना ने आतंकियों की एक और घुसपैठ को नाकाम कर दिया। सीमा पार से आए आतंकियों को सेना ने अखनूर सेक्टर में खदेड़ दिया। पिछले 4 दिनों में सेना ने आतंकियों की तीसरी घुसपैठ को नाकाम कर दिया। कल रात को नौशेरा सेक्टर में भी आतंकियों ने घुसपैठ की कोशिश की थी, लेकिन सेना ने उसे भी नाकाम कर दिया था और अब सेना ने आतंकियों की एक और घुसपैठ को नाकाम कर दिया है, जहां पर सीमा पार से आए आतंकियों को सेना ने अखनूर सेक्टर पर खदेड़ दिया है। आपको बता दें कि नौशेरा में एक आतंकी जिंदा पकड़ा गया, जबकि विस्फोट में 2 की मौत हो गई। नौशेरा के झंगर सेक्टर में तैनात जवानों ने 21 अगस्त की सुबह एलओसी पर 23 आतंकियों की घुसपैठ देखी थी, जिनमें से एक आतंकी भारतीय चौकी के पास आया और बाल काटने की कोशिश की। जब जवानों ने उस पर फायरिंग की तो उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर में गोली लगने से वो घायल हो गया और उसी दौरान वो पकड़ा गया। इसके साथ आए 2 और आतंकी जंगल की आड़ को लेकर फरार हो गए, जिसमें सेना से मुठभेड़ में घायल हुए आतंकी तबरक हुसैन को भारतीय सेना ने साल 2016 में भी गिरफ्तार किया था और 26 महीने की जेल काटने के बाद उसे पाकिस्तान सरकार को सौंप दिया था, जिसके बाद एक बार फिर उनकी गिरफ्तारी हो गई है। अप्रैल 2016 में तबरक हुसैन ने अपने 2 साथियों के साथ नौशेरा सेक्टर में ही घुसपैठ करने की कोशिश की थी। उस वक्त तबरक और उसका साथी हारून अली गिरफ्तार कर लिए गए थे, लेकिन उनका तीसरा साथी पीओके भागने में कामयाब रहा था। कश्मीर के राजौरी में एलओसी के पास से पकड़े गए फिदायीन आतंकी तबरक हुसैन के से पूछताछ में बताया कि उसे पाकिस्तानी सेना से एक कर्नल ने भारतीय सेना पर हमला करने के लिए 30,000 रुपये दिए थे। उसने बताया कि उसके साथ 6 आतंकी और थे और वे सभी बड़े हमले की साजिश कर रहे थे। लश्कर से जुड़े इस आतंकी ने कहा कि उसने सेना की एक पोस्ट पर हमले की पूरी तैयारी कर ली थी, लेकिन उसके साथियों ने ही उसे धोखा दे दिया और वह पकड़ा गया। तबरक और उसके साथी हारून अली को 26 महीने भारत की जेल में काटने के बाद पिछले साल अटारी वाघा बॉर्डर के जरिए पाकिस्तान सरकार को सौंप दिया गया था, लेकिन रविवार को एक बार फिर वो सुसाइड मिशन के लिए भारत में घुसपैठ करने के लिए नौशेरा सेक्टर पहुंच गया और इस बार वो भारतीय सेना की गोली से घायल हो गया और फिर से एक बार फिर से गिरफ्तार हो गया, जिसमें
आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में आतंकियों की को ये मुंह तोड़ जवाब मिला है, जहां घुसपैठ की कोशिश कर रहे आतंकियों को सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया है। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं यूक्रेन के स्वतंत्रता दिवस की, जिस पर रूस ने रॉकेट स्ट्राइक कर दिया। आपको बता दें कि यूक्रेन के 31वें स्वतंत्रता दिवस पर रूस ने चलती ट्रेन पर रॉकेट दाग दिए। पूर्वी यूक्रेन में रूस के कब्जे वाले दोनेत्स्क में पश्चिम में लगभग 145 किलोमीटर पश्चिम में चैपलेने के छोटे शहर में हुए इस हमले में ट्रेन 4 बोगियों में आग लग गई, जिसमें 22 लोगों की मौत हो गई और जबकि 50 से ज़्यादा लोग इस हमले में घायल हो गए। बता दें कि 24 अगस्त को यूक्रेन का स्वतंत्रता दिवस था। इसी दिन उस पर रूसी हमले के 6 महीने पूरे हो गए हैं। अमेरिका के अलर्ट के बाद यूक्रेन को रूसी हमले का डर था। इसी के चलते कीव में स्वतंत्रता दिवस का जश्न नहीं मनाया गया था। 6 महीने से चल रहे रूस यूक्रेन युद्ध में 9,000 यूक्रेनी सैनिक मारे जा चुके हैं। उसकी आधी आबादी पलायन कर चुकी है। रूस के 20 से ज़्यादा कमांडर मारे जा चुके हैं। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट में कहा गया है कि हमें जानकारी है कि रूस आने वाले दिनों में यूक्रेन के नागरिक इंफ्रास्ट्रक्चर और सरकारी इमारतों पर हमले शुरू करने के प्रयास तेज कर रहा है। यूक्रेन में रूस के ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए हम रूसी हमलों की वजह से नागरिकों और नागरिक इंफ्रास्ट्रक्चर को खतरे को लेकर चिंतित हैं। जानकारी के मुताबिक 24 फरवरी को रूस के हमले के बाद 1 करोड़ से ज़्यादा यूक्रेनी लोगों ने देश छोड़कर दूसरे देश में शरण ली है। इनमें से ज़्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं, क्योंकि 18 से 60 साल की उम्र के यूक्रेनी नागरिकों को देश में रुककर लड़ाई में शामिल होने के लिए कहा गया था। रिपोर्ट के मुताबिक इस जंग से रूस को अब तक करीब 300 अरब डॉलर यानी कि करीबन 24 लाख करोड़ रुपए और यूक्रेन को 600 अरब डॉलर यानी कि 48 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। यानी कि इस युद्ध से रूस और यूक्रेन दोनों का ही नुकसान हुआ है, जिसमें कि रूस को 300 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है और यूक्रेन को 600 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। यूक्रेन के मुताबिक जंग में उसकी 38,000 इमारतें, 1,900 एजुकेशन इंस्टीट्यूट तबाह हो चुके हैं और इसके अलावा 50 रेल ब्रिज, 500 फैक्ट्रियां, 500 अस्पताल भी इस हमले से, इस युद्ध से नष्ट हो चुके हैं। WHO के मुताबिक यूक्रेन के अस्पतालों और एम्बुलेंस और मेडिकल वर्कर्स पर 296 रूसी हमले हो चुके हैं। WHO ने खुद ये जानकारी दी, जिसमें उन्होंने कहा कि यूक्रेन में स्थित सभी अस्पताल, एम्बुलेंस और मेडिकल वर्कर्स पर रूस की तरफ से 296 बार हमले किए जा चुके हैं। तो बुलेटिन के आखिरी में बात कर लेते हैं उस रोमांचक मुकाबले की, जिसका भारत के देश में हर नागरिक को इंतजार रहता है। आपको बता दें कि 28 अगस्त को पाकिस्तान और भारत आपस में मैच खेलेंगे, जिसमें वर्ल्ड कप 2021 के बाद ये भारत पाकिस्तान पहली बार 28 अगस्त को कोई मुकाबला खेलने जा रहे हैं। दोनों टीमें एशियाई कप में हिस्सा लेने दुबई पहुंच गई हैं। बुधवार को टीम इंडिया ने पहला प्रैक्टिस सेशन भी किया। इस दौरान टीम इंडिया के पूर्व कप्तान विराट कोहली पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम से भी मिले। उन्होंने बाबर से हाथ मिलाया और पीठ ठोककर उनका हौसला बढ़ाया। बीसीसीआई ने इसका वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया। कोहली के अलावा वीडियो में हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव, रविचंद्रन अश्विन, दिनेश कार्तिक और सभी खिलाड़ी मौजूद हैं। जहां चहल और हार्दिक ने अफगानिस्तान के खिलाड़ियों से भी मुलाकात की। बाबर इस समय दुनिया के सबसे शीर्ष बल्लेबाजों में से एक माने जा रहे हैं, तो वहीं कोहली फिलहाल फॉर्म के लिए
संघर्ष कर रहे हैं। आपको बता दें कि वर्ल्ड कप 2021 में पाकिस्तान से मिली हार के बाद भी विराट पाकिस्तानी खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करते नजर आए, तो वहीं बाबर ने भी विराट कोहली का हौसला बढ़ाया। इंग्लैंड दौरे पर जब विराट कोहली लगातार बल्ले से फ्लॉप हो रहे थे, तब बाबर आजम ने विराट कोहली का मनोबल बढ़ाया था। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर कोहली को टैग किया था। इस पोस्ट में बाबर ने लिखा था कि यह समय भी गुजर जाएगा, हौसला रखें। बाबर की इस पोस्ट को खूब पसंद किया गया था। इस पोस्ट पर विराट ने जवाब देते हुए लिखा था, धन्यवाद, आगे बढ़ते रहें और चमकते रहें, आपको शुभकामनाएं। तो किस तरीके से दोनों खिलाड़ी ने एक दूसरे के हौसला अफजाई की। इससे पहले बाबर ने ट्वीट के जरिए विराट कोहली का हौसला बढ़ाया था, तो वहीं 28 अगस्त को होने वाले मैच से पहले विराट कोहली बाबर आजम से मिलते हैं और उनकी पीठ थपथपाकर उनका हौसला बढ़ाते हैं। देश लाइव में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज़।